पिछले 3 महीने से आप मणिपुर पर न्यूज चैनल हो या यूट्यूब चैनल हर तरफ सिर्फ हिंसा की खबर देख रहे होंगे, सियासत की बात सुन रहे होंगे। हिंसा और सियासत के बीच मणिपुर का असली सच कहीं न कहीं दब गया। हम चाहते हैं कि यह सच आज आपके सामने आए और इसीलिए आज मणिपुर हिंसा पर सियासी दौरों की बात नहीं होगी। आज हम आपको मणिपुर में अमन का फुल प्रूफ प्लान दिखाने जा रहे हैं, जो मैतेई और कुकी दोनों समुदायों में भरोसा जगाएगा और इम्फाल के जख्म पर सियासत की दुकान चलाने वालों का शटर डाउन हो जाएगा। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य आते हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। ये छोटे छोटे 8 राज्य हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा करीब 8% है और आबादी में भागीदारी लगभग 4% है, यानी 100 में से हर 4 भारतीय नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मणिपुर की हो रही है। इसकी वजह है हिंसा और महिलाओं के साथ हुई हैवानियत। इसमें कोई दो राय नहीं कि मणिपुर में हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि मणिपुर में धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी है। इस बात का प्रमाण हम आपको आंकड़ों के जरिए देंगे, लेकिन उससे पहले मणिपुर से जुड़े उस बड़ी खबर को आपसे शेयर करना चाहते हैं। खबर यह है कि मणिपुर में हिंसा फैलाने के लिए सीमा पार से साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि म्यांमार के रास्ते चीन के हथियार मणिपुर में पहुंच रहे हैं और ये उन हथियारों की तस्वीरें हैं। इनमें से ज्यादातर मेड इन चाइना हथियार हैं और मणिपुर की हिंसा में उग्रवादियों को इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। इन हथियारों में चाइना मेड पिस्टल से लेकर असॉल्ट राइफल तक सब कुछ शामिल है। खुफिया एजेंसियों का शक है कि म्यांमार और चीन के बॉर्डर पर चल रहे ब्लैक मार्केट से हथियार लेकर उसे पहले म्यांमार में लाया जा रहा है और फिर वहां से हथियारों को मणिपुर भेजा जा रहा है। यानी चीन से म्यांमार और म्यांमार से मणिपुर, ये उन हथियारों की सप्लाई का रूट है जो हथियार हिंसा फैलाने के काम में आ रहे हैं। मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई थी। उस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। सुरक्षा बल और हिंसक ग्रुप के बीच भी आपने आमने सामने की फायरिंग की तस्वीरें आपने देखी होंगी। उपद्रवियों के हाथ में हो सकता है कई हथियार ऐसे ही हों जो म्यांमार के रास्ते आए हों और चीन में बनाए गए हों। मणिपुर हिंसा के बॉर्डर पार कनेक्शन पर 5 बड़े खुलासे जो हम कर रहे हैं, उनमें पहला खुलासा यह है कि चीन के हथियारों से भी मणिपुर में खून खराबा हो रहा है। दूसरा खुलासा, मेड इन चाइना हथियारों को म्यांमार के रास्ते मणिपुर पहुंचाया जा रहा है। तीसरा बड़ा खुलासा, हथियारों की सप्लाई के लिए भारत और म्यांमार के बीच खुले बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और चौथा खुलासा यह है कि ये हथियार उग्रवादियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। पांचवा और बड़ा खुलासा यह कि मणिपुर समेत नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय कई उग्रवादी संगठन और उनके कमांडर्स चीन में छुपे हैं। हालांकि सरकार ने भारत और म्यांमार के खुले बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है। असम राइफल्स अलर्ट पर है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मणिपुर में म्यांमार से आए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लेने का काम राज्य सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा करीब 1643 किलोमीटर लंबी है, जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से लगती है। मणिपुर से म्यांमार की सीमा करीब 398 किलोमीटर लंबी है। साल 2021 के फरवरी महीने के दौरान जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, तो चुनी हुई सरकार को हटाकर सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी। तब काफी संख्या में म्यांमार के लोग भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान 40,000 से ज्यादा रेफ्यूजी भागकर मिजोरम आ गए थे और करीब 4,000 रेफ्यूजी मणिपुर को अपना ठिकाना बना चुके थे। म्यांमार मणिपुर समेत नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव तमाम उग्रवादी संगठनों का हेडक्वार्टर है। ड्रग्स से लेकर हथियार तक म्यांमार के रास्ते नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते हैं और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार बॉर्डर पर तेजी से फेंसिंग का काम करा रही है। मणिपुर और म्यांमार के बीच करीब 398 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर पर फेंसिंग का काम 2 हिस्सों में हो रहा है। पहला हिस्सा पूरा हो चुका है और दूसरे हिस्से का काम तेजी से चल रहा है। जैसे ही पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग हो जाएगी, तब ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी भी रुक जाएगी और वहां से लोगों की घुसपैठ पर भी लगाम लग सकती है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके एक जातीय संघर्ष की पूरी कहानी है। मणिपुर में मुख्य रूप से मैतेई, कुकी और नगा जाति के लोग रहते हैं। मणिपुर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक खूबसूरत राज्य है।
जिसका करीब 90% हिस्सा पहाड़ी इलाके वाला है तो 10% क्षेत्र मैदानी भाग वाला है। इन 90% पहाड़ी इलाकों में 40% आबादी रहती है और 10% जो मैदानी हिस्सा है उसमें मणिपुर की 60% आबादी रहती है। बड़ा फर्क यह है कि मैदानी इलाकों में रहने वाली आबादी में ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग हैं और पहाड़ी इलाकों में कुकी और नागा समाज के लोग रहते हैं। कुकी और नागा समुदाय में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा उन्हें मिला हुआ है, जबकि मैतेई समाज अपने लिए एसटी का दर्जा हासिल करने की मांग कर रहा है और कुकी समाज मैतेई की इस मांग का विरोध कर रहा है। दोनों पक्षों में इस मांग को लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा है। अब सवाल यह है कि फिर अचानक 3 मई को हिंसा क्यों फैल गई? लोगों के घर क्यों जलाए जाने लगे? दोनों समाज के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे आखिर क्यों हो गए? हिंसा की जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो है मणिपुर की हाईकोर्ट का आदेश, जिसमें उसने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के विचार का निर्देश दिया। यह निर्देश अप्रैल के महीने में आया और 19 मई तक मैतेई समुदाय को एसटी की सूची में शामिल करने के लिए कहा गया था। राज्य की जातीय स्थिति को देखते हुए यह मामला बेहद संवेदनशील था, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश को देने से पहले राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन से कोई सलाह नहीं ली गई थी। इस फैसले का मतलब था कि अब राज्य के कुकी, नागा और मैतेई तीनों ही समुदाय एसटी के दर्जे में शामिल हो जाएंगे, जिससे किसी को भी इससे अलग होने का कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी जो समुदाय हैं वो एसटी की सूची में आ जाएंगे। इसीलिए इस फैसले को दूसरे समुदायों, खासतौर पर कुकी लोगों में नाराजगी का वजह माना जा रहा है। उन्हें लगा कि अब तो उनके अधिकारों पर मैतेई की घुसपैठ हो जाएगी और इससे वो खुद को असुरक्षित मानने लगे। सरकार अप्रैल के अंत में हाईकोर्ट के पास इस निर्देश की समीक्षा के लिए गई, लेकिन फैसला देने वाले न्यायाधीश महोदय छुट्टी पर चले गए थे, लिहाजा समीक्षा की प्रक्रिया लंबी खिंच गई। ये देखते हुए हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा नहीं हो सकेगी, कुकी समुदाय में भारी नाराजगी फैल गई और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रदर्शन हिंसक हो उठा और 3 मई को हिंसा भड़क उठी। करीब 1:30 बजे का वक्त था जब हिंसा की आग अचानक फैलने लगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले की आलोचना की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इस हिंसा में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 59 मौतें 3 से 5 मई के बीच हुई। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, आप जानते हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इसीलिए हिंसा को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी को नाकामी का सर्टिफिकेट देना जारी रखा। सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, हमने भी पूछा, लेकिन सवाल के साथ साथ हिंसा रोकने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। 3 मई से अब तक केंद्र सरकार ने कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग 6 दौर की बातचीत की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इन बैठकों में शामिल हुए। उनकी कोशिश है कि दोनों समुदाय के लीडर्स को भी एक टेबल पर लाया जाए और साथ में बातचीत करके हिंसा का समाधान निकाला जाए। सुरक्षा बल के 35,000 जवानों को तैनात कर एक बफर जोन बनाया गया है। यह बफर जोन उन इलाकों के बीच है जहां पर एक तरफ मैतेई और दूसरी तरफ कुकी समाज के लोग रहते हैं, यानी पहाड़ और मैदान के इलाकों के बीच में। दोनों में टकराव की संभावना जहां ज्यादा है वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हिंसा भड़कने के बाद से ही केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। 3 मई के बाद से ही केंद्र बलों की करीब 124 कंपनियां अब तक मणिपुर भेजी जा चुकी हैं। सेना और असम राइफल्स के जवानों की भी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती की गई है। हिंसा रोकने के लिए कई बड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारी के साथ मोर्चे पर तैनात किया गया है। 4 मई को रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को मणिपुर सरकार का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। 7 मई को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को मणिपुर का मुख्य सचिव बनाया गया। 29 मई से 1 जून तक खुद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर रहे। दोनों समुदायों के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और राज्य प्रशासन के साथ में समीक्षा बैठकें भी की। मणिपुर में कुकी समाज की महिला से हुई हैवानियत की घटना की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मामले की सुनवाई असम में हो, क्योंकि केस की सुनवाई फिलहाल दिल्ली में होने से असुविधा होगी और अगर मणिपुर में होती है तो हिंसा भड़कने की संभावना होगी। करीब 57,000 लोग 361 रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। उन तक खाने का सामान पहुंचाने के लिए भी वैकल्पिक रूट तलाशे गए हैं। उनकी मदद की जा रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सरकार के मुताबिक मणिपुर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। 17 जुलाई के बाद वहां हिंसा की वजह से कोई मौत नहीं हुई। सरकारी दफ्तर वहां अब खुल चुके हैं।
72% कर्मचारी काम करने के लिए अपने दफ्तर में पहुंच चुके हैं। स्कूल भी खुल चुके हैं और अच्छी बात यह है कि 82% छात्र पढ़ने के लिए स्कूलों में पहुंच रहे हैं। दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आए, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। हालांकि मणिपुर में जातीय हिंसा का यह कोई पहला मामला नहीं है। मणिपुर में जातीय संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। साल 2023 में अगर मैती और कुकी समुदाय के बीच हिंसा हुई तो वहीं साल 1993 नागा और कुकी समुदाय के बीच हिंसा का गवाह बना। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उस जातीय हिंसा के दौरान 750 लोगों की मौत हुई थी, 13 बच्चे जिंदा जला दिए गए थे और अगले एक दशक तक हिंसा का असर पूरे प्रदेश में रहा था। साल 1995 में मैतेई और पंगल समुदाय के लोगों के बीच हिंसा फैली। मोरे शहर में भड़की हिंसा की आग में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी तरह साल 1997 में कुकी और पैते जनजाति के बीच में हिंसक भिड़ंत हुई थी। एक साल से ज्यादा समय तक चली हिंसा में 50 से ज्यादा गांव तबाह हो गए थे। हालांकि मरने वालों की संख्या साल 1993 और 1995 की हिंसा से कम थी, लेकिन फिर भी मौत तो मौत ही होती है, चाहे 1 हो या 100 हो। साल 2011 में भी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी मणिपुर में दंगा हुआ था। 4 महीने तक वहां आर्थिक नाकेबंदी रही थी। बीजेपी के मुताबिक उस वक्त भी तत्कालीन सरकार की ओर से चुप्पी साध ली गई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि सोमवार को संसद के सत्र में कम से कम विपक्ष इस बात का ध्यान रखेगा और मणिपुर पर शांति के साथ चर्चा के लिए तैयार होगा। अब तो वो विपक्ष में है, लेकिन जब वो सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब कई महीनों तक मणिपुर जलता था, मणिपुर बंद रहता था। मणिपुर में उस समय पेट्रोल की कीमतें 5-5 गुना ज्यादा होती थी, मिलता नहीं था पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, अनाज की कमी आती थी। ना तब उस समय के प्रधानमंत्री गए, ना उस समय के गृह मंत्री गए, ना उन्होंने कभी संसद में कभी बयान दिया। मेरा सवाल इन 21 नेताओं से जो माननीय सांसद गए हैं कि पहले तो कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी किसी ने बयान तक नहीं दिए। हमारे यहाँ पर सदन के पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया, गृह मंत्री जी चर्चा के लिए तैयार हैं और बयान देने के लिए भी तैयार हैं। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है और चर्चा क्यों नहीं करना चाहता, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आज मणिपुर की हिंसा और हैवानियत पर कांग्रेस के नेता सियासी आंसू बहा रहे हैं। संसद में कामकाज बाधित है। प्रधानमंत्री से संसद में बयान जारी करने की मांग की जा रही है। विपक्ष के 21 सांसदों का दल मणिपुर का भ्रमण भी कराया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा हुई थी, 750 लोग मारे गए थे। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन न तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कोई बयान दिया था, न तत्कालीन गृह मंत्री को बोलने की फुर्सत थी। यहां तक कि संसद में भी सिर्फ एक बार चर्चा हुई और तब जाकर गृह राज्य मंत्री का रिप्लाई आया। हालांकि मणिपुर में हिंसा और महिलाओं से हुई हैवानियत के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पीड़ा संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले संसद भवन परिसर में जताई थी। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं
कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। Zee News.